इवनिंग बच्चों, here is your lecture number 7th for the class 11th. So I think बेटा जो आपको मैंने कल न्यूमेरिकल्स करवाए थे वो समझ में आ गए थे एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप क्वेश्चंस कर रहे हैं. जो नहीं आ रहा वो पूछ रहे हैं. सभी बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, जो पूछ रहे हैं उनके लिए कह रही हूँ. बहुत ही कम बच्चे बेटा डाउट क्लास अटेंड करते हैं, लेकिन आई थिंक जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है. और जो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बेटा स्पेशली कह रही हूं. देखो, साथ साथ नहीं करोगे, टीचर से इंटरेक्ट नहीं करोगे तो आपके डाउट्स आपके माइंड में एज इट इज रहेंगे और उन्हें कभी कोई दूसरा क्लियर नहीं करेगा. ठीक है. अब 9th-10th वाली बात नहीं है. जिस तरीके से बेटा 8th में जब आप 8th से 9th में आए थे तो बहुत सारे चेंजेस आए थे आपके सिलेबस को लेके, आपकी स्टडी पैटर्न को लेके. ठीक है ना. सिमिलरली अब चेंजेस हैं. आपको 12th क्लास का तो बहुत अच्छे से हो जाएगा बेटा. जब 12th क्लास करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा जरूर फील हो जाएगा कि हमने 11th नहीं पढ़ी अच्छे से, और फिर ब्लेम डालना स्टार्ट कर देंगे, कभी पेरेंट्स पे, कभी टीचर्स पे, कभी स्कूल पे, ऐसे करके. और आप खुद इतने इररेस्पॉन्सिबल हो रहे हो. ठीक है. जनरली यही रहता है बेटा, आपकी 12th बहुत अच्छी हो जाएगी क्योंकि 12th बोर्ड की क्लास होती है. जैसे आपको 10th का आता है वैसा आपको 12th का भी आएगा. क्यों? क्योंकि आप वहां पे हर तरीके से प्रिपेयर करते हो, शुरू से कॉन्शियस रहते हो. लेकिन 9th का आज मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूं तो आपको नहीं आएगा. ठीक है ना. ऐसा ही नीट का जब आप एग्जाम देते हो तो आपको 12th बहुत अच्छे से आती है, लेकिन बेटा 11th नहीं आती. और एक चीज का ध्यान रखना, 11th के रेस्पेक्ट में 12th इजी भी है. 11th के रेस्पेक्ट में 12th में चैप्टर्स भी कम है. कहाँ 22 चैप्टर्स और कहाँ 16 चैप्टर. 12th में आपके 16 ही चैप्टर्स है, यहाँ आपके 22 चैप्टर्स है, और वो भी बहुत लेंथी है. पूरी प्लांट फिजियो, पूरी एनिमल फिजियो बेटा आपकी 11th में है. पूरी डाइवर्सिटी आपकी 11th में है. तो बी कॉन्शियस फॉर योर स्टडी. ठीक है. और ट्राई टू शेयर योर डाउट्स, ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ट्राई टू सॉल्व एमसीक्यूज. ठीक है. जितना हो सके एमसीक्यूज सॉल्व करो बेटा, अदरवाइज कहीं ना कहीं यू विल लैग बिहाइंड. ठीक है. इतनी मेहनत के बावजूद भी आप पीछे रह जाएंगे सिर्फ अपनी कमी के कारण. ठीक है. तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. ये लेक्चर आपको रोज मिलता है, फिर भी आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हमारा काम है ये सब करना. ठीक है ना. आपको जगाना हमारा काम है. जगते हो नहीं जगते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू. जग जाओगे तो आगे कुछ जरूर करोगे. ठीक है. और मैं तो यही मानती हूँ कि फर्स्ट टाइम में बेटा आप नीट क्वालिफाई करो. ठीक है. और तैयारी करो अच्छे से. कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम है ना आपको बताने के लिए. ठीक है. और इतने बुरे दौर में भी आपके टीचर्स आपके साथ है. जैसे कि मैंने आज एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी. ठीक है. कि हम आपका हाथ नहीं छोड़ना चाहते. इतने बुरे समय में भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, ऑनलाइन किसी भी तरीके से कांटेक्ट करके. बार बार कह रहे हैं बेटा ये करो, बेटा वो करो, ये करो, वो करो. ठीक है ना. सिर्फ आपके लिए. ठीक है. तो देखो बेटा, आज हम एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मियोसिस. देखो, सेल डिवीजन में हमने 3 टाइप्स की थी, माइटोसिस, मियोसिस और एमिटोसिस. ठीक है ना. तो हम माइटोसिस कंप्लीट कर चुके हैं और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस फेज में क्या होता है. ठीक है. अब आज हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस. माइटोसिस को अब हम एक कंपैरिजन भी माइंड में रखेंगे. ठीक है. कि माइटोसिस में यहाँ क्या हो रहा था, मियोसिस में क्या हो रहा है. देखो, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, और माइटोसिस को क्या बोल रहे थे आप, इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है. इक्वेशनल क्यों बोल रहे थे बेटा वहां पे, ये आपका पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल से आपके 2 डॉटर सेल बन रहे थे. दोनों डॉटर सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स था विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट सेल. अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे उनमें भी 46 होंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरफेज में उसके अंदर क्रोमोसोम तो 46 ही रहे, लेकिन उसका कंसंट्रेशन डबल हो गया था. और जब वो डिवाइड हुआ मेटाफेज पे, है ना, तो वो 2 क्रोमेटिड्स स्प्लिट कर गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स बन गए. और अल्टीमेटली आपके पास 46 क्रोमोसोम एक सेल में, 46 एक में. ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है 46 का.
ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में 46 होते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं पेरेंट के रेस्पेक्ट में, जितने पेरेंट में उतने डॉटर सेल में, कोई चेंज नहीं, इसीलिए इक्वेशनल डिवीजन कहा था। लेकिन अगर हम बात करें मियोसिस की, ठीक है, तो मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, ये आपका पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल है जिसको मियोसाइट भी कहा जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना, 12th क्लास में काम आएंगे। मियोसाइट कहा जाता है, ठीक है ना, 2n को मियोसाइट कहा, मतलब कि पेरेंट सेल को मियोसाइट कहा जाता है। ध्यान रखना, मियोसिस जब भी होती है एक सेल से 4 डॉटर सेल बनेगी, दैट इज फिक्स्ड। एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती है और चारों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट्स के क्रोमोसोम से हाफ होता है। जैसे अगर आपके पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो इसके डॉटर सेल में कितने होंगे बेटा, 23 इसमें, 23 इसमें, 23 इसमें और 23 इसमें। आप सोचोगे 46 से इतने सारे 23 कैसे बन गए, यही तो मियोसिस है, समझाऊंगी कैसे बने। ठीक है, ऐसे ही मान लो आपके पास यहाँ पे जो है 28 क्रोमोसोम है, ठीक है ना, 28 क्रोमोसोम है, तो हर एक सेल में कितने बनेंगे, शाबाश काउंट करो। 28 को 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड नहीं करना है, 2 से डिवाइड करो। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बेटा, 14, 14, 14 एंड 14। ठीक है, कहने का मतलब हमेशा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, किसके अंदर, मियोसिस के अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि इस टाइप का डिवीजन की जरूरत क्या पड़ गई, कहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखो अकर्स इन डिप्लॉइड सेल, हमेशा डिप्लॉइड सेल में होगा। देखो माइटोसिस, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, कैसा भी सेल हो सभी जगह होगा, लेकिन जो मियोसिस है वो हमेशा डिप्लॉइड सेल में होगा। डिप्लॉइड सेल का मतलब मैंने क्या बताया था, जहां पे 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, ठीक है, क्रोमोसोम पेयर में हो, एक क्रोमोसोम के जैसा दूसरा क्रोमोसोम जरूर होगा और उन दोनों क्रोमोसोम को इकट्ठा करेंगे तो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम कहलाएगा। जैसे शूज आप पहनते हो, है ना, 2 शूज एक पेयर बनाते हैं ना, दोनों शूज बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 क्रोमोसोम्स एक मदर का एक फादर का सिमिलर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एंड टाइप ऑफ जीन्स। ठीक है ना, तो वो पेयर में है। तो ऐसे पेयर में जब क्रोमोसोम हो, यानी कि आपके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसी सेल को हमने कहा था डिप्लॉइड सेल। और जब सिंगल सेट होता है, कोई पेयर नहीं है, सारे क्रोमोसोम और सारे के सारे डिफरेंट है, तो उसको क्या कहेंगे हम, हैप्लॉइड सेल। क्या कहोगे, हैप्लॉइड सेल। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करता है। तो देखो इट अकर्स इन डिप्लॉइड सेल, हमेशा पेरेंट सेल यहाँ पे डिप्लॉइड लोगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल, और इससे क्या बनते हैं, हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। और हैप्लॉइड सेल बेटा कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, देखो कुछ एक ऑर्गेनिजम्स तो पूरे हैप्लॉइड होते हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे, बट जनरली हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जर्म सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है, जिनको हम गेमीट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जर्म सेल या रिप्रोडक्टिव सेल या गेमीट्स बोलते हो। अब गेमीट्स मेल में क्या होते हैं, स्पर्म, और फीमेल में एग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे मियोसिस की जरूरत क्या पड़ गई, क्यों ये माइटोसिस से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसको भी समझाती हूँ, थोड़ी देर रुको। अब देखो यहाँ पे जनरली क्या होता है, किस टाइप के पॉइंट्स आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए। देखो न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस, न्यूक्लियस यहाँ 2 बार डिवाइड करेगा। ठीक है, आपकी जो कैरियोकाइनेसिस है ना बेटा, वो 2 बार होगी। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम्स डिवाइड 1, न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड कर रहा है और क्रोमोसोम 1 बार डिवाइड कर रहा है। इसको हम समझाएंगे कैसे क्या होता है, आगे मैं समझाऊंगी इसको। अच्छा, दूसरी तरीके से अगर हम कहें, क्रोमोसोम डुप्लीकेट्स 1, जो एस फेज होता है ना, एस फेज केवल 1 बार आता है। ठीक है, बट द सेल डिवाइड्स ट्वाइस। अब इनका मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे समझाती हूँ, बट ये पॉइंट्स आप माइंड में रखना। ठीक है, इसको मैं अभी समझा रही हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत डिस्कवरी को लेकर देख लेते हैं बेटा, थोड़ा सा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से नीट कॉर्नर आप डाल सकते हो यहाँ पे, कि सबसे पहले इसको वॉन बेंडन ने डेमोन्स्ट्रेट किया था, एक्सपेरिमेंटल व्यू दिया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन इसका किसने दिया था, विंगार्टन ने दिया था। और जो टर्म मियोसिस है दैट वाज गिवन बाय फार्मर एंड मोरे। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है जो कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में। ठीक है, अब बात करते
करते हैं कि मियोसिस क्या है, गेमीट्स क्यों बना रही है, गेमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ क्यों हुए, दैट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने कहा आपकी बॉडी में जो बेसिकली जर्म सेल्स होते हैं वो मियोसिस से बन रहे हैं, क्यों नहीं वो माइटोसिस से बने। बेटा आपकी मान लो टेस्टिस की बात करें या ओवरी की बात करें, वहां पे मान लो जैसे एक ले लेते हैं हम मेल, एक ले लेते हैं हम फीमेल, ये सिंबल है याद रख लेना, बायो के स्टूडेंट हो ये तो आना ही चाहिए आपको। ये मेल है, ठीक है, एंड दिस वन इज फीमेल। आगे बात समझ में। तो जो मेल है यहाँ पे बेटा इसके जो टेस्टिस की जो सेल्स होंगे, पेरेंट सेल्स जो होंगे, ठीक है, मियोसाइट जिसको आप कह रहे हो, वो डिप्लॉयड होंगे। और हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारे अंदर कितने 46 क्रोमोसोम, ठीक है, यानी कि हमारा जो एन वैल्यू है 23 होता है। 23 पेयर भी बोल सकते हो आप, 46 की जगह आप क्या बोल सकते हो 23 पेयर भी बोल सकते हो। सिमिलरली किसी फीमेल की बॉडी में कितने सेल होंगे बेटा 46 क्रोमोसोम यानी कि 2n, ठीक है, और इसको आप 23 पेयर भी बोल सकते हो। क्लियर, ठीक है। अब देखो दोनों की मैरिज हुई यानी कि अब आगे जाके इनके जो जर्म्स हैं वो फर्टिलाइज करेंगे तो बनेगा जाइगोट, ठीक है। फर्टिलाइज करने का मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो गैमेट्स बने हैं वो माइटोसिस से बने हैं, माइटोसिस से बने हैं तो जो गैमेट्स होंगे उसमें भी 46 क्रोमोसोम, यानी कि जो स्पर्म है उसमें भी 46 क्रोमोसोम, और इधर जो एग ले लेते हैं वहां पे भी थोड़ी देर के लिए मान लो कि 46 क्रोमोसोम है। बेटा फ्यूज करेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 6 12 4 4 8 और 1 9 92 सेल्स, ठीक है। जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो गए अगर मियोसिस नहीं होती है तो, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यही ऑर्गेनिज्म आगे चल के क्या करेगा, रिप्रोडक्शन शो करेगा, ठीक है। यही ऑर्गेनिज्म आगे चल के बड़ा हुआ, ये मैच्योर हुआ, मान लो ये मेल था, ठीक है, मान लेते हैं कोई मेल था तो इसके अंदर 92 क्रोमोसोम, कोई एक फीमेल जो है, ठीक है, नॉर्मल फीमेल ले ली हमने, 46 क्रोमोसोम इसके अंदर 23 पेयर की फॉर्म में। हम बॉडी के सेल्स की बात कर रहे हैं, डिप्लॉइड सेल्स की। हमारा डिप्लॉइड नंबर 46 होता है, हैप्लॉइड में 23 होते हैं, या आप डिप्लॉइड में 23 पेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, काउंट करो बेटा 6 2 8 9 4 13 138, ठीक है। फिर आगे करो जाइगोट, अब फिर आगे इसको देखो, अब आगे जब जाइगोट फिर किसी फीमेल, मान लो इस बार ये फीमेल है, किसी मेल स्पर्म के साथ फ्यूजन हो गया, वो भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, कितने कितने सेल बढ़ गए। हर बार नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ता जा रहा है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेट में बढ़ता जा रहा है। यहाँ देखो 23 के 3 सेट्स हो गए, ठीक है, 3 नहीं 23 23 23 3 3 3 4 सेट हो गए, यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गए। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम बढ़ता जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आपके सभी के क्रोमोसोम बराबर कैसे मिलते, पता नहीं कौन बच्चा किस जनरेशन का है, उसकी जो पेरेंटल जनरेशन चलती आ रही है, पता नहीं कौन बच्चा कितने जनरेशन बाद हुआ है, तो सबके तो क्रोमोसोम अलग अलग होने चाहिए थे, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। देखो नंबर, क्योंकि क्रोमोसोम्स पे हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग डिपेंड कर रही है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर बिहेविंग इन द सेम मैनर, वी ऑल हैव सेम टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजी, वी ऑल हैव जनरली सेम टाइप ऑफ फिजियोलॉजी। तभी तो आप एक ही बुक में सारी फिजियोलॉजी पढ़ते हो, तभी तो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं आपको, क्योंकि वो आप लोगों के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग में यहाँ यहाँ ये चीज होती है और ऐसे काम होता है, ये गड़बड़ है तो ये करना है, तो वो आपका एक जर्नल लुक ले चुके हैं। तो जर्नल लुक सेम क्यों है, कॉमन क्यों हो आप सारे, क्योंकि हम सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, हमारे जीन्स लगभग सेम टाइप से काम कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है जिसकी वजह से हमारी एक इंडिविजुअलिटी है। तो देखो क्रोमोसोम्स की जहां तक बात है बेटा, क्रोमोसोम्स सभी में इक्वल होते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म में। जैसे ह्यूमन बीइंग चाहे आपका अमेरिका का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे आपका इंडिया का हो, ठीक है, या किसी भी दुनिया जहान का ह्यूमन बीइंग अगर है, होमो सैपियंस सैपियंस है, तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर, उसके डिप्लॉइड सेल में 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम, दोनों चीजें सही है, ठीक है। पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट के अंदर 14 क्रोमोसोम, 2n वैल्यू 14 होगी, ठीक है। तो ऐसे करके आपको देखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सभी के अंदर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक
ठीक है। तो देखो अब ये बराबर कैसे होते हैं, देखो मेल है ये फीमेल है, ठीक है। इनके डिप्लॉइड सेल में 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं 2n, यानी कि 46 क्रोमोसोम। इधर से इसमें भी 2n है, यानी कि 46 क्रोमोसोम। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो मेल के अंदर स्पर्म बनते हैं, फीमेल के अंदर एग बनते हैं। अब ये स्पर्म और एग क्यों बनते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका जो स्पर्म बनेगा वो मियोसिस प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। इसका जो स्पर्म बनेगा वो मियोसिस प्रोसेस से बनेगा। 4 स्पर्म बने, एक मेल एक मियोसाइट से, ठीक है। 4 बने तो 23 ऐसे करके चारों स्पर्म है ये, ठीक है ना, ऑल आर स्पर्म। ऐसे ही फीमेल के अंदर जो एग बने बेटा ये भी मियोसिस से, ठीक है, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद बनते हैं ओवरी में। वैसे ये स्टेटमेंट गलत है, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद बनते हैं, बट अभी के लिए ले लो, ठीक है। आगे समझाऊंगी गलत क्यों है, 12th क्लास में आएगा, क्योंकि जो एग की फॉर्मेशन होती है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही होती है फीमेल में। बाद में करेंगे इस टॉपिक पर डिस्कशन। फिलहाल के लिए समझो कि जो एग की डेवलपमेंट हुई, एग जो बने वो भी मियोसिस से बने, ठीक है। और ये वो इनमें भी 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब मैरिज हुई, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। कोई भी एक स्पर्म किसी भी एक एग के साथ फ्यूज कर दो, कोई भी एक, ठीक है। ये वाला मान लो इस वाले के साथ फ्यूज कर गया, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं बेटा 46 क्रोमोसोम, बराबर आए, है ना। अब देखो मान लो ये जाइगोट हम मेल ले लेते हैं, मेल है, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम इसके अंदर थे और कोई फीमेल के साथ इसकी मैरिज हुई जिसमें 46 ही क्रोमोसोम है। दोनों ने प्यूबर्टी अटेन की, इधर से इसके सेल्स में मियोसिस हुई तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए। मैं सिर्फ एक सेल ले रही हूँ, ठीक है ना, आगे आप देख लेना। 23 मतलब एक ही सेल ले रही हूँ, इसकी तरह 4 नहीं बना रही। मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुए, इधर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हुए, दोनों का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना 46 क्रोमोसोम। अगेन बराबर है और ये साइकिल रिपीट होती रहेगी। ये बड़ा होगा, फिर प्यूबर्टी अटेन करेगा, फिर उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म के अंदर हाफ, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हाफ करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मियोसिस की। और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होगा तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं, तो जितना कंटेंट मेल में है जितना फीमेल में है, दोनों जब फ्यूज करेंगे तो ऑब्वियसली डबल चीजें हो जाएंगी और डबल होंगी। आपने अगर पहले से उनको रिड्यूस नहीं किया, वो तो पहले से ही 2n स्टेज में है, उनको रिड्यूस नहीं किया तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेटा याद करना है, ठीक है ना। क्या याद करना है, ये सारी चीजें याद करनी है। आया समझ में, ठीक है ना। तो देखो ये सब करना है आपको। तो आई थिंक मियोसिस का एक इंट्रोडक्शन आपके माइंड में हो गया होगा। अब करते हैं की फीचर्स ऑफ मियोसिस, ठीक है ना। की फीचर्स ऑफ मियोसिस में आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि मियोसिस में होता क्या है। अब देखो बेटा की फीचर्स ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस में बेसिकली होता क्या है, अच्छे से देखो समझने की कोशिश करो। मैं बहुत ही स्लोली आपको समझा रही हूँ, ठीक है ना, वरना ये चैप्टर सारा ही 4 दिन का है, 4 या 5 दिन का मैक्सिमम है, बट मैंने फिर भी बहुत टाइम दिया इस चैप्टर को, ठीक है ना। सी व्हाट हैपन, इट इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिविजन। मतलब इसमें न्यूक्लियस यानी कि कैरियोकाइनेसिस मैंने पहले भी कहा था 2 बार हो रही है, ठीक है ना। 2 बार न्यूक्लियर और सेल डिवीजन हो रहा है। पहला डिवीजन मियोसिस फर्स्ट कहलाएगा और दूसरा डिवीजन मियोसिस सेकेंड कहलाएगा। लेकिन बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन, बट यहाँ पे रेप्लिकेशन केवल एक बार हो रहा है, तभी तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। कैसे होता है अभी हम इवेंट्स में देखते हैं, ठीक है। अब देखो इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। मतलब देखो हर ऑर्गेनिज्म में क्या है बेटा, पेरेंटल क्रोमोसोम्स ही होते हैं, एक मदर से और फादर से। तो डिप्लॉइड का मतलब पेयर में है, और पेयर का मतलब जैसे मान लो ये आपका एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, और मेटाफेजिक क्रोमोसोम ले लेते हैं इसको, ये अपना इसमें आर्म भी डबल कर रखी है, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्रोमोसोम है, इसके जैसा सेम डिटो दूसरा क्रोमोसोम जो होगा,
ठीक है। ऑब्वियसली ये अगर मदर से है तो ये फादर का होगा, और इन दोनों का एक पेयर क्या कहलाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या कहलाएगा, होमोलोगस। होमो मतलब सेम, होमोलोगस, लोगस लोकेशन, तो जीन्स जो है उनकी लोकेशन सेम है, ठीक है। फादर वाले क्रोमोसोम का जो सेट है उसमें मान लो क्रोमोसोम नंबर 2, ठीक है, और तो मदर वाले सेट में भी ये क्रोमोसोम नंबर 2 फिक्स है ये, ठीक है। वो दोनों जब पेयर होते हैं तो उसको बोलते हैं पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर आपके आई कलर का जीन सेकेंड क्रोमोसोम की इस लोकेशन पे है, मदर की इस लोकेशन पे है, तो फादर की भी इसी लोकेशन पे होगा, इसी क्रोमोसोम के इस लोकेशन पे। समझ में आ रही बात, यानी इनका फंक्शन सेम है बट एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग है, स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन अलग है। इसी को तो बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, आपने याद किए होंगे 10th क्लास में, है ना। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन थोड़ा सा वेरिएट करता है, किस रेस्पेक्ट में, हो सकता है मदर की आई का कलर ब्राउन हो और फादर की आई का कलर ब्लैक हो, हाँ। तो इस तरीके से स्लाइट वेरिएशन हो सकती है, बट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जीन की लोकेशन सेम रहेगी। इस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। और पेयर में जो होते हैं, जो पेयर्ड क्रोमोसोम बोल रहे, हर क्रोमोसोम का अपना एक दूसरा पेयर रहेगा, ठीक है। और ऐसे टोटल 23 पेयर हमारी एक डिप्लॉइड सेल में होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो देखो एक तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन होता है। देखो, यू ऑल आर नॉट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योर पेरेंट, आप सभी पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, बट यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर पेरेंट्स, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स का एक कॉम्बिनेशन हो, आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो कॉम्बिनेशन क्यों हो, क्योंकि पेरेंट्स के जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना बेटा, ये आगे चल के ऐसे पेयरिंग करके और जो है क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जिसको हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस बोलते हैं, हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके दौरान कुछ जीन मदर वाले क्रोमोसोम की आर्म से फादर वाले में जाता है और अल्टीमेटली हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बनेगा। कैसे क्या होगा वो मैं आगे समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो, तो ये भी प्रोसेस एक होता है इसके अंदर। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस, और अल्टीमेटली 4 हैप्लॉइड सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब एक बार हम सीक्वेंस को देख लेते हैं बेटा, ठीक है, लास्ट में, ताकि आपको याद रहे कि आपको कैसे क्या याद रखना है, ठीक है ना। अभी जो हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था या इससे पहले वाला टॉपिक हमने किया था कि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस 2 बार हो रही है और सिंगल सेल रेप्लिकेशन हो रहा है, उसको एक बार देख लेते हैं। देखो, आपके पास सेल ने साइकिल स्टार्ट की, सबसे पहले क्या आता है बेटा, इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज, आई बात समझ में। अब इंटरफेज में देखो, मान लो आपका ये एक क्रोमोसोम था, ठीक है, एक क्रोमोसोम था। इंटरफेज की ऐसे फेज के बाद ये क्या हो गया बेटा, डबल हो चुका है, ठीक है, डबल हो चुका है। मैं एक ही क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, अभी डबल हो गया ये, ठीक है। अब क्या हुआ, इंटरफेज के बाद आती है बेटा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट के कई फेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट के कई फेज होते हैं, आप पढ़कर आए हो, है ना। फेज कौन कौन से होते हैं बेटा, पहला हो गया प्रोफेज, है ना, फिर हो गया मेटाफेज, ठीक है, फिर हो गया एनाफेज, और अल्टीमेटली आपका लास्ट में आता है टीलोफेज, है ना। तो अब ये क्या है, मियोसिस फर्स्ट के हैं, तो सभी क्या आ गया, फर्स्ट लगा दो, एनाफेज फर्स्ट, ठीक है, टीलोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में क्या होते हैं, फिर से 5 स्टेप होते हैं, 5 अलग से और फेज होते हैं, ठीक है। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। लैक्टोटीन, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड अल्टीमेटली डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस के बाद मेटाफेज आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या हुआ, इंटरफेज,
फिर लैप्टोटीन, ठीक है ना, क्योंकि प्रोफेज का ही हिस्सा है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इसके बाद मेटाफेज फर्स्ट आएगा। ये पूरा प्रोफेज फर्स्ट ही चल रहा था, तो प्रोफेज फर्स्ट की सब फेजेस हैं। फिर एनाफेज फर्स्ट और फिर टेलोफेज। अगर माइटोसिस हो रही होती तो इसके बाद हो जाती साइटोकाइनेसिस, लेकिन यहाँ माइटोसिस नहीं हो रही है, दिस इज मियोसिस, तो अब कोई साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। एक बार डिवीजन हो गया न्यूक्लियस का, है ना। अब क्या होगा बेटा, अब आपका ये एक बार डिवीजन हुआ, तो डिवीजन के बाद क्या होना चाहिए था, साइटोकाइनेसिस, जो कि नहीं हुआ। अब आती है इंटरफेज, लेकिन इंटरफेज जो आएगी अब इसके बाद आती है इंटरफेज, लेकिन इंटरफेज जो होती है बेटा बहुत ही ज्यादा कम टाइम के लिए होती है, ठीक है ना, वेरी 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 शॉर्ट, वेरी 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 शॉर्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो डुप्लीकेशन का प्रोसेस है एस फेज वाला, ये एस फेज होता ही नहीं है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स थे वो डबल नहीं हुए, ठीक है, जो क्रोमोसोम्स थे वो डबल नहीं हुए, ठीक है। तो अब जितने गए हैं इसमें टेलोफेज में सेपरेट होके गए थे, ठीक है, अब उन्हीं का क्या होना है, वापस से क्या होनी है, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड जो होती है दैट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, बिल्कुल माइटोसिस जैसी, कोई डिफरेंस नहीं होता मियोसिस सेकेंड में और आपका माइटोसिस सेकेंड में, बस एक स्लाइड सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको मियोसिस सेकेंड जब पढ़ाऊंगी तब आएगा। इस मियोसिस सेकेंड के भी 4 फेज, ठीक है, प्रोफेज सेकेंड, ठीक है, उसके बाद आपका मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, उसके बाद एनाफेज सेकेंड और अल्टीमेटली टेलोफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड। क्लियर, ठीक है। तो देखो आपका इस तरीके से आपको सीक्वेंस याद रखना है। तो इंटरफेज, देखो ये इंटरफेज ना के बराबर है, इसलिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ जो है साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हुई। रेप्लिकेशन एक बार होती है, डिवीजन 2 बार, अब जाके साइटोकाइनेसिस होगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस ऐसे इंटरफेज, मियोसिस फर्स्ट में सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट आती है, प्रोफेज फर्स्ट में भी सबसे पहले आती है लैप्टोटीन, फिर जाइगोटीन, फिर पेकाइटिन, फिर डिप्लोटीन और फिर डाइकाइनेसिस। अल्टीमेटली मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। उसके बाद ये इंटरफेज ना के बराबर होती तो काउंट नहीं करते, मियोसिस सेकेंड आती जो जस्ट माइटोसिस की तरह होती है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टेलोफेज सेकेंड, और अल्टीमेटली इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। और आपके एक सेल से कितने सेल्स बनते हैं बेटा, 4 सेल, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर मियोसिस का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, क्योंकि लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्लास से इंटरफेस देखो सभी में सेम रहता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको तो नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्रोफेज फर्स्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ प्रोफेज ही हो पाएगा, तो आपको प्रोफेज करवाएंगे, उसके बाद एक दिन में फिर ये सारे हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।